केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करें तो बीजेपी ने एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी असेंबली में या पार्लियामेंट में। हम बीजेपी को हराने के लिए जो अपोजिशन की पार्टीज है वो ये मानती थी कि बीजेपी को के दुश्मन है मुसलमान, इसलिए उनको हराने के लिए इनके सामने कोई मजबूरी है कि हमारे ही साथ खड़े हों, हम जी। चाहे इनको समर्थन दें या नहीं दें। कि 27% मुस्लिम अगर ममता का साथ छोड़ देता है, जो कि लग रहा है छोड़ देगा, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि छोड़ दे, और ये वहाँ जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है वो अगर पकता है तो ममता बनर्जी हार जाएंगी। तो जो हरिद्वार की संसद में कहा तलवार उठाओ अ, मुसलमानों के हम्म, खिलाफ, उनका हम्म। संहार नरसंहार करो, ये जैसे जैसे मुस्लिम रेडिकलिज्म बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये जो हिंदू सेकुलर है वो भी चुप होता जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और हम लोग बात करेंगे, ये एक नया एक जो राजनीतिक समीकरण उभर रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जो सेकुलरिज्म का स्पेस लोकतंत्र में कम हो रहा है, हिंदू की जो जैसे जैसे ताकतें बढ़ रही हैं, तो उसके हिसाब से अब मुसलमान भी एक तरफ से वो ऐसी सरकारों के लिए, ऐसी संभावनाओं के लिए वोट देते हुए नहीं दिखाई पड़ते जो कि गैर भाजपा का हो, पर वो अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस समझने के लिए श्रवण जी से मैं चाहता था बात करना इस बारे में कि ये जो नया फिनोमेना है, जिसमें दरअसल देखने को मिलता है कि जहाँ पे और इस बारे में मतलब सेकुलर और मुसलमान जमातों के बीच में बात भी होती रही है कि ये आप हमारे सीटें खराब कर रहे हैं, ये तो चीज़ें हो रही। और उनका ये कहना है कि भाई आपका जिम्मा हमने लिया तो आपने हमारा जिम्मा लिया है कि नहीं लिया। तो ये जो ज़्यादा गहरी इस बारे में लेकर बातचीत है, शवन जी। देखिए, मैं एक जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो मेरे एक डर की उपज है या मेरे सोच की उपज है, और वो मैं एक दूर की सोच रहा हूँ कि आने वाले ज़माने की सोच रहा हूँ कि मान लीजिए कि आज की तारीख में 20-21 करोड़ की पॉपुलेशन 2019 के हिसाब से बताई जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि 19 के बाद 25 तक उनकी पॉपुलेशन मुस्लिमों की 24-25 करोड़ हो गई होगी, और 2050 तक के जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें 32 करोड़ के करीब मुसलमान बताए जाते हैं भारत में होंगे। अब हम जो जिस खतरे की तरफ बात करना चाहते हैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, वो खतरा मुझे काफी गंभीर नजर आता है। वो नजर ये आता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 20-21 करोड़ की देश में, उसको वो सोशल बाइकआउट तो झेल रही थी काफी समय से, धार्मिक बहिष्कार या धार्मिक अपमान या जिसको कह सकते हैं अ, जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, मॉब लिंचिंग में या बीफ में या अ, और चीज़ों में, मस्जिदों पर हमलों में या और तमाम चीज़ों पर प्रकट हो रहा है। मकान उनको बस्तियों में नहीं मिल रहे हैं रहने के लिए, हिंदू बस्तियों में या और तमाम बस्तियों में, तो उनके अलग अलग गेटोज बन रहे हैं जहाँ वो एक, जिसको शहर के लोग मिनी पाकिस्तान टाइप बोलते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान, वो हमारे ही बनाए हुए हैं। जब हम उनको अपनी जगह रहने नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। जी। इमोशनल बाइकॉट भी उनके बहुत चलते हैं कि अगर उनकी दुकानें हैं मंदिर परिसर में तो वो हटाना है, तिरुपति में अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के कर्मचारी हैं तो उनको हटाना है,
इंदौर के एक बाजार में, बड़े बाजार में मुस्लिम दुकानदार हैं तो उनको हटाना है। ये भी चल रहा है। और कोई मकान खाली हो जाए तो आप उसको मुस्लिम को नहीं बेच सकते। ये भी मुरादाबाद की कुछ घटनाएं हैं जी जो प्रकाशित हुई है। मैं जिस बाइकॉट की बात कर रहा हूँ वो बाइकॉट ये है कि पॉलिटिकल बाइकॉट जिसको कहते हैं, कि मुसलमानों को ये था लगा लग रहा था कि अब वो अपोजिशन पार्टीज भी उनको नहीं चाहती हैं। अपोजिशन पार्टीज उनके हितों का संरक्षण नहीं करना चाहती है। इस डर से नहीं करना चाहती है कि उन पर आरोप बीजेपी लगाती है कि ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप से बचने के लिए एक जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, अपराध बोध है, तब खुलकर नहीं कहना कि हाँ हम उनके भी संरक्षक हैं, उनको भी जी उनके भी हितों का, ये कहने का साहस नहीं है। यह जैसे ओवैसी ने बिहार इलेक्शन के टाइम में बहुत कोशिश की कि महागठबंधन में उनको ले लिया जाए, उनकी जो पार्टी है उसको ले लिया जाए, पर नहीं लिया गया मुसलमान। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी को वहाँ सीटें मिल गई सीमांचल में, या बिहार में 6 सीटें शायद मिल गई, 5-6 सीटें। जी मतलब कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उतनी ओवैसी को मिल गई वहाँ। ये उसका एक वो है। फिर आप अभी देखें कि इससे बड़ा जिसको कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ओवैसी का या मुस्लिम लीडरशिप का। तो अब आप पा रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो आपने अभी रिजल्ट देखे महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, वहाँ ओवैसी की पार्टी ने और एक और पार्टी ने जो नाम से तो सेकुलर नजर आती है या वैसी नजर आती है, पर बेसिकली मुस्लिम पार्टी है। इन लोगों ने काफी वहाँ सीटें प्राप्त की है, वार्ड पार्षद लेवल जी पर या जी स्थानीय स्तर पर। इससे क्या हुआ है कि एक नया दरवाजा खुल गया है कि ये जो 20 करोड़ 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, इनको ये लग रहा कि अब पॉलिटिकली इन लोगों को अपने आप पैरों पर खड़े होना चाहिए। इसका जो खतरनाक संकेत है वो ये है कि अपोजिशन फेल हो गया इनको कॉन्फिडेंस में लेने के। अपोजिशन के प्रति इनके मन में तिरस्कार का भाव आ गया मुसलमानों के प्रति, कि अब हमको अपोजिशन नहीं चाहिए। तो अब आप पाएंगे कि जैसे केरल में, जैसे बंगाल में चुनाव है अभी, और 9 करोड़ की पॉपुलेशन है वहाँ, 9.12 करोड़ की पॉपुलेशन है बंगाल में। 27 से 30% मुस्लिम है। जी वहाँ चुनाव है। केरल में चुनाव है, 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 26%, 27% मुस्लिम है वहाँ। असम में चुनाव है, 3 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की, और वहाँ 34%, 35% मुस्लिम है। जी केरल का शायद मैंने बताया होगा अभी, 3.5 करोड़ के करीब है केरल में, और वहाँ 27% मुस्लिम है और चुनाव है। तो मैं ये 4 राज्यों का इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ चुनाव है अभी, केरल का, पश्चिम बंगाल का मैंने कहा, असम का मैंने कहा। अब यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है या मुस्लिम लीडरशिप है,
वो किसी अपोजिशन पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी, ये जो संकेत है, तो ये क्या करेगा? ये संकेत क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम बीजेपी को हराने के लिए, जो अपोजिशन की पार्टीज है वो ये मानती थी कि बीजेपी को के दुश्मन है मुसलमान, इसलिए उनको हराने के लिए इनके सामने कोई मजबूरी है कि हमारे ही साथ खड़े हों, हम जी, चाहे इनको समर्थन दें या नहीं दें। तयशुदा ये एक मान रहे थे कि तयशुदा मान रहे थे तयशुदा, कि इनके वोट हैं जिसको हमारे पास। अंग्रेजी में कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड। ये और जी, कहाँ जाएंगे। तो हुआ ये कि उनने कहा हम भाड़ में जाएंगे पर आपके साथ नहीं जाएंगे। कि बिहार में ठीक है, बन गई, ठीक है, पर हम भी खड़े हो गए। और ऐसे कब तक खड़े रहेंगे हम कि आप हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल करते रहें और हमारे साथ खड़े नहीं हों, जो नहीं हो रहे हैं पॉलिटिकल बिल्कुल, आई थिंक पार्टीज, ये बहुत कांग्रेस भी साफ नहीं हो दिखलाई रही। पड़ता है कि कोई नीति, विपक्ष की क्या नीति है अल्पसंख्यकों को लेकर देश में, तो कोई सामने नहीं आया, नीति नहीं है तो ना ही कोई नेतृत्व दिखता है इस समय की, जो कहे कि हाँ हमने अल्पसंख्यकों का नेता है हमारे पास, जो अ, उस मास के साथ जुड़ा हुआ दिखलाई पड़ता है। टोकनिज्म के अलावा मेरे ख्याल से कुछ खास एग्जैक्टली। दिखलाई नहीं पड़ता। तो अब यूपी में चुनाव जैसे अगले साल है, वहाँ कोई 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन है, ज्यादा भी हो सकती है, 24-25 जी, करोड़ वहाँ 20 करोड़ के करीब मुस्लिम है, और वो पूरा का पूरा मामला पलट देंगे वहाँ। वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, जैसे लोकसभा में वो नहीं गए या विधानसभा में नहीं गए मोटे तौर पर, 24 के लोकसभा में गए थे वो, जी, पर अभी जो बाई इलेक्शन हुए यूपी के उसमें नहीं गए। वो लोग, उनको समझ में आ गया है कि इनको जितवाने से कोई मतलब नहीं है। अ, कांग्रेस को या आरएलडी को या समाजवादी पार्टी को, उनका ये मानना है कि ये बेसिकली बीजेपी के ही ऑफशूट्स हैं। जब हिंदू डोमिनेटेड अपोजिशन है फंडामेंटली, कि हार्ड हिंदुत्व और बीज सॉफ्ट हिंदुत्व की हाँ, बात करते तो हैं सॉफ्ट वैसे आप। हिंदुत्व वाले लोग हैं कि ये कि राहुल गांधी जनेऊ भी पहनते हैं पर वो बीजेपी वाले कट्टर नहीं है। या राजीव गांधी भी जनेऊधारी थे, और उन्होंने उनके जमाने में मंदिर के दरवाजे खुले, राम मंदिर के, मूर्ति रखवाई गई या जो भी हुआ। ये मैं खतरनाक मानता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम से मुस्लिम्स का यकीन कम हो जाना या खत्म होते जाना, और अपने आप को पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खड़े करने का तय करना, और इस तय के साथ कि चाहे जितना साल लगे और जितने पैसे लगे हमको अब चिंता नहीं है। इसका क्या मतलब कि अपोजिशन का अगर खत्म हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो अपोजिशन फिर, अपोजिशन के पास अगर दलित भी बढ़ गया, मायावती में चला गया, बैकवर्ड जो है ओबीसी वो अखिलेश के साथ चला गया, मुस्लिम अलग चला गया, तो एक कंसोलिडेटेड अपोजिशन कहीं है नहीं। और हिंदू जो है वो एन मास बीजेपी के साथ खड़ा है बेसिकली। अब आप इसको कैसे देखते हैं, ये पिक्चर जो है, इसको कैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि मुस्लिम्स जो हैं वो 27 के चुनाव में कहें कि हमको अखिलेश के साथ नहीं जाना है, आरएलडी को के साथ नहीं जाना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, तो क्या होगा यूपी में 27 में? तो वो अ, इसके साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे, लोकल ग्रुप्स के साथ जाएंगे। और पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि जो धनाढ़ मुस्लिम्स हैं वो, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, धर्म के नाम पर जो पैसा है वो, वक्त की प्रॉपर्टी है वो,
बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पैसे की कोई बात नहीं है। हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर मुस्लिम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं अपोजिशन में, खास करके कांग्रेस में, तो मैं इसको बीजेपी के लिए भी खराब मानता हूँ, जो मेरी देश के बात लिए है। खराब है। हाँ, सबसे खराब तो देश के हाँ, लिए है, क्योंकि जैसा कि आप मतलब पहले कह रहे थे कि हाँ, तो बी तो बी एक नया पार्टीशन हो रहा है हाँ, देश में। तो बीजेपी के लिए भी खराब मान रहा हूँ, अपोजिशन के लिए भी, और देश की शांति के लिए भी खराब मान रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र के जो मैंने आपको उदाहरण दिया, फिर बिहार का, अब बंगाल में आप यही पाएंगे, यू विल फाइंड द सेम थिंग। इसका एक इंडिकेशन है, आप अगर ढूंढना चाहें तो, कि अधीर रंजन कांग्रेस के कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में, किसी ने गौर नहीं किया इस चीज पर, और किसी ने बात भी नहीं की, इस फैक्टर पे बात नहीं की। वो बेरहामपुर या बेहरामपुर, जो भी, हाउ डू यू प्रोनाउंस, आई डोंट नो, वहां से 3-4 बार के सांसद रहे बंगाल में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार थी, उसमें एक सीट ये भी थी, मुर्शिदाबाद की, अधीर रंजन की। तो अधीर रंजन चूंकि ममता बनर्जी के एकदम खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं चाहिए, हमने समझौता नहीं किया। ममता बनर्जी ने क्या किया कि बड़ौदा से यूसुफ पठान नाम के एक मुस्लिम क्रिकेटर को लाके वहां खड़ा कर दिया, और जो स्थापित बंगाली अस्मिता का प्रतीक अधीर रंजन था, उसको हरवा दिया। ममता बनर्जी अगर किसी हिंदू बंगाली को वहां से खड़ा करती, तो अधीर रंजन जीत जाते 2024 में। और जो दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का जीता है, एक ही उम्मीदवार जीता, वो मुस्लिम है जी। मेरे ख्याल से, हम्म। जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। अब क्या मतलब है इसका, कि 27% मुस्लिम अगर ममता का साथ छोड़ देता है, जो कि लग रहा है छोड़ देगा, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि छोड़ दे, और ये वहां जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वो अगर पकता है, तो ममता बनर्जी हार जाएंगी वहां बंगाल में, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी, और जो यहाँ बाबरी मस्जिद बांग्लादेश में। हो रही वो उसको वो इशू बना रही है बीजेपी, की देखिए हिंदुओं पर कितने आक्रमण हो रहे हैं है। जी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। जी। उसके बाद केरल आ गया, तो केरल में भी यही होगा। 26-27% मुस्लिम हैं वहाँ केरल में, और पॉपुलेशन 1/3 है बंगाल के मुकाबले। बंगाल में अगर 9-10% है, तो यहाँ 3-3.5 करोड़ ही है। जी। मतलब बंगाल में 9-9.5 करोड़ है, तो यहाँ 3-3.5 करोड़, परसेंटेज वाइज ये भी 27%। जी। यहाँ भी जो मुस्लिम सपोर्ट है कांग्रेस का, वो कम हो रहा है। अब मुस्लिम सपोर्ट अगर बट जाता है मुस्लिम लीडरशिप में, कांग्रेस में और यूडीएफ में, एलडीएफ में, तो बीजेपी वहां भी काफी गेन कर जाएगी। हमारी बातचीत का विषय नहीं है ये, हमारी बातचीत का विषय कुछ अलग है। हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का फेथ खत्म हो जाना अपोजिशन में, वो ये भी बताता है कि उनका भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्राइब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें भी यकीन खत्म हो रहा है। क्योंकि आपने 3 तलाक खत्म कर दिया, आप सिटीजन्स एक्ट ला रहे हैं, आप अ, उनके नाम हटा रहे हैं वोटर्स लिस्ट से, इतने करोड़ लोगों के नाम कट गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं हो रही उनके लिए, कांग्रेस भी नहीं खड़ी हो रही कि हाँ, अरे मतलब ये वो आपने चुनाव, चुनाव। वो ये कहने के बाद कि वोट चोरी हुई है, वो चुनाव में शामिल हैं। हाँ,
तो तो आप वो आप उन उसी पे हाँ, फेथ भी जता रहे हैं और उसी के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, ये तो केरल में 26, केरल में 3 साढ़े 3 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन है। वहाँ 24 लाख के करीब मेरे ख्याल से वोटर्स कम हो गए। जी। आप कुछ बोले नहीं, राहुल गांधी अभी गए वहाँ, कुछ बोले नहीं। तो मुसलमानों को ये लग रहा होगा, और यूपी अब अगला चुनाव, कि कांग्रेस हैज फेल्ड टू डिफेंड देयर इंटरेस्ट एवरीवेयर। मतलब कांग्रेस पर उनकी सबसे ज्यादा भरोसा रहा है, उम्मीद है। जी। एज ए नेशनल पार्टी, सेकुलर पार्टी। और एज और एज जैसे मैंने गारंटर्स, कहा, एज हिस्टोरिकल हाँ हाँ, गारंटर्स, जिनके कारण वो पार्टीशन में पाकिस्तान नहीं गए, ये हाँ, गारंटी जिनके किसने दी थी कारण उनको वो कि नहीं आप इस गए, देश में वो रहेंगे तो यही रहे। आपको समान अधिकार मिलेंगे? तो जो इतने ईसाइयों के नाम कट गए, मुसलमानों के नाम कट गए, तो मुसलमानों ने तय किया है कि वो अब अपना रास्ता जो है, देखिए ये सब हाइपोथेटिकल है, जी। और एक मेरा एक अनुमान है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सोचता रहता हूँ, इसलिए उसका है ये, कि ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि मुस्लिम्स हैव डिसाइडेड कि वो हेड ऑन, जिसको कहता है ना, वो राइटिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अपोजिशन ने अपोजिशन के अलावा को छोड़कर अब अ, पंगा लेंगे इनसे, बीजेपी के लोगों से। ये है मेरा जो मतलब है। अब इसका जो कंक्लूजन है क्या है, कि एक नया पोलराइजेशन बिटवीन हिंदू पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट एंड मुस्लिम पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट। अब इसका बारीक, इसमें कॉमनलिटी क्या है, कि जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट है उसका भी नॉन वायलेंस में यकीन नहीं है। मतलब सिद्धांत तौर पर वो उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो नॉन वायलेंट, गांधी के नॉन वायलेंस को मानते हैं। नहीं, वो तो गुड से बात उनका साफ साफ है, गॉड हिंसा, से, नफरत साफ रोज हाँ, दिखलाई पड़ती नफरत। है हर जगह। तो प्रधानमंत्री से लेकर और जमीन तक, बजरंग दलियों तक दिखलाई हाँ, पड़ती है कि वो हर तरफ और ये। जो जो हरिद्वार की संसद में कहा, तलवार उठाओ अ, मुसलमानों के हम्म, खिलाफ, उनका हम्म, नरसंहार करो। और मुसलमानों का जो है, कि अपने धर्म की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ, जिसको वो सेक्रीफाइस कहते हैं। अब ये जो है कि दो ऐसे समूह अगर आपस में टकराएं, और उसमें जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो अभी तक हम देख रहे हैं आजादी के बाद का, वो लगातार कमजोर होता जाए। हम ये इसमें मान के चलें कि ये जो हो रहा है, जो इस्लामिक अपराइजिंग जिसको कह सकते हैं, ये ग्राउंड से उठ रहा है। इसमें आप ये देखिए कि जी। ये टॉप बॉटम नहीं, ये बॉटम टॉप है। जी। मतलब बॉटम टॉप का मतलब ये वार्ड्स में चले गए, या असेंबली में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में चाहे नहीं जाएं। क्योंकि आपने देखा बहुत ही केयरफुली, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो बीजेपी ने एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी असेंबली में या पार्लियामेंट में। एक्सेप्शनली हरियाणा में दी थी विधानसभा के लिए, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में कुछ एक दो सीटें दी होंगी, ये नूह के इलाके में, या मेवात शायद दी में, होगी। जी। तो और आपने इस बार भी देखिए कि जेडीयू ने भी नहीं दी, बहुत कम सीटें दी।
कुछ सीटें जो बिहार में दी मुसलमानों को आरजेडी ने दी, और कुछ जो दी कांग्रेस ने दी, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला उसका। वो बहुत डिक्लाइनिंग जिसको कहते हैं कि अ, और अभी पार्लियामेंट तक नहीं जा पाएंगे ये जो शुरुआत है, क्योंकि अब तब कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर तो बहुमत जो है वो बहुसंख्यकों का है, पर जो पॉकेट्स हैं वो मुसलमानों के हैं, तो नीचे के लेवल, वार्ड लेवल या म्यूनसिपैलिटी लेवल या जी असेंबली लेवल पर, तो अब इसमें जो फर्क है वो ये है कि जो राइटिस्ट वायलेंस है और जो इस्लामिक वायलेंस है, वो वो कितना फर्क है उसमें, मतलब जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है वो किस हद तक जा सकता है। मुझे तो यह लगता है सर कि जितना कुछ हो रहा है अभी तक, तो मतलब मोटे तौर पे बहुत सब्र बरता है मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदुस्तान में। जो भी कुछ उनसे साथ डेली बेसिस पे हो रहा है, जैसे आपने कहा धार्मिक के साथ आर्थिक बायकॉट हो रहा है, हर तरह से आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन, और इसमें विपक्ष के दल शामिल है जो उनको हर तरफ से आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कि ये जिसको हम मेडिकल कॉलेज वाले को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको भी हम बोलें कि ये हाँ, मैं फीलिंग उस पे आ स्ट्रेस रहा नहीं। था। जी हाँ, मैं उस पे आ रहा था कि ये अ, इसमें एक पॉइंट, उस पर आने के पहले बस एक पॉइंट ये कह रहा था मैं कि केरल में जैसे नॉर्थ, ये केरल में ईसाई भी बहुत है जी और नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई है। अब आप ईसाइयों पर भी हमले कर रहे हैं जो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम्स कम हैं, जी पर केरल में अगर जो क्रिश्चियंस हैं वो मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, बीइंग ऑप्रेस्ड जी कम्युनिटीज, या नॉर्थ ईस्ट में वो चले जाते हैं माइनॉरिटीज के साथ, तो क्या फर्क पड़ेगा। लाल किले का जो मामला है वो बड़ा सिग्नल देता है, सिग्निफिकेंट है कि ये, इसमें हाई प्रोफाइल एजुकेटेड मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन सामने आया, जो कि होम ग्रोन है, जिसको आपने ये नहीं कहा कि ये सीमा पार के लोग हैं, जी और आपने सीरियसली भी नहीं लिया, आपने सप्रेस कर दिया। और हमने उसको एज ए कंट्री जो हो रहा है उसको इग्नोर किया। तो अगर ये ए, क्या हम एक और डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं एज ए नेशन। जाहिर तौर पे, क्योंकि एक एक तो ये भी है कि मोहन भागवत हैं या डोवाल हैं या नरेंद्र मोदी हैं, वो हाँ, सब लोग हाँ, बैठे या बदले हाँ, की बातें करने लगे हैं लगातार। ये बड़ा हाँ, अजीब हाँ, सा हाँ, हुआ है, जब जब हाँ, 11वें साल जब जवाबदेही की बात आई कि तुमने क्या देश बनाया, तो आप बोलो नहीं बदले का समय है अब ये। तो बदले का आप समय अब है, आप आप एक ये। नया, आप भी उसमें जो आग लगा रहे हैं, वो आप आग लगा रहे हैं इस बात को कि ध्रुवीकरण हो अच्छे से, उसको उसके हम उस पे हम अपनी उस आग में हाँ, हम अपनी रोटियां हाँ, पकाएं। और फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा मुसलमानों, तुम जो है विपक्ष से मदद लो, तुम्हारे तुम्हारे खैरख्वाह वो लोग हैं। वो लोग नहीं हैं। उन्होंने भी 11 सालों में दिखा दिया है कि हम मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हैं, हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके वोटों का। पर जब जब तुम पे पड़ेगी तो हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं होंगे, ये साफ साफ देश में दिखलाई देता रहा है, चाहे वो शाहीन बाग हो या रोज की जो लिंचिंग होती है उसमें दिखलाई पड़ता है। तो जाहिर तौर पे उनको उनके पास अब विकल्प नहीं तो है। तो उम्मीद खोते हुए हम लोग इसको, भी हैं हर तरह से। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा अपनी बातचीत को, आप समय के हिसाब से जी कंक्लूड जी अगर आप कहें बिल्कुल तो कर दें बिल्कुल बिल्कुल। कि अ, आप अगर सोशल मीडिया पर जाएं तो मुस्लिम प्रोटेक्शन के कई प्लेटफॉर्म्स खड़े हो गए हैं। इफ यू लुक एट देम, वो बता रहे हैं कि मुसलमान किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं,
मुसलमानों के फ्रंट पर क्या चल रहा है। एक नई किस्म का मुस्लिम इस्लामिक ऑफेंसिव सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। ये जो रेडिकलिज्म की जो कमान है, ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, इन्हें जो फंडामेंटलिज्म से प्रेरित है, जो बेसिक उसका इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं इसमें, वो बीजेपी का जवाब दे रहे हैं। ये बीजेपी के हिंदू फंडामेंटलिज्म का जवाब दे रहे हैं। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लीड कर रहे हैं, रेड फोर्ट का, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा। तो इसका जो फॉल आउट है वो ये हो रहा है कि जो इस्लामिक सेकुलर हैं, जो इस्लाम में या मुस्लिम कम्युनिटी में जिनको लिबरल एक बड़ी प्रोग्रेसिव तादाद में सेकुलर सेकुलर्स भी हैं। जैसे मानते जावेद हैं। अख्तर का मैंने नाम लिया, या जी। नसीर को कह सकते हैं, नसीरुद्दीन को, ये तो बहुत सारे होंगे। वो लोग भी हो रहे हैं कि जैसे अ, जावेद अख्तर गए केलकटा में, उर्दू अकेदमी ने उनको बुलाया था, पर उर्दू अकेदमी ने उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, डोमिनेटेड बाय ऑल मुस्लिम्स। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के का जो सेकुलर तबका है वो इस समय धीरे धीरे चुप्पी साध रहा है। आप अगर देखें कि ये जो रेड फोर्ट का जो हुआ पूरा मामला, ठीक वैसे ही जैसे उस कि पे हिंदुओं में जो सेकुलर थे वो उन्होंने चुप्पी साधी थी। वो जी। नहीं आ रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं इसके खिलाफ। अ, मतलब जो मौलाना अ, मदनी का एक जो बयान आया था, वो विरोध में नहीं था। वो ये था कि आपने इतना ज्यादा हमको हर जगह से प्रताड़ित कर दिया है मुसलमानों। दूसरा ये कि ये जो रेड फोर्ट पे हुआ, इसका कोई मुस्लिम समुदाय के किसी तबके ने कोई खुलकर विरोध नहीं किया कि अरे ये क्या, ये तो बहुत गलत बात है। और मैंने जैसे कहा, हमने इसका जो देखा कि आमतौर से हम जो देखते हैं अ, कि कश्मीर में कुछ होता है तो कश्मीरियों पर हमले शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ। या जैसे आपने अभी देखा, त्रिपुरा के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया, या मुर्शिदाबाद के एक आदमी को बांग्लादेशी समझ के उड़ीसा में मारा गया। तो हम अपनी बात तो ये खत्म कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है कि अ, और ये धारणा भी कि मुस्लिम समाज की रक्षा हिंदू समाज का धर्मनिरपेक्ष और वो तबका करता रहा है, वो भी अब ध्वस्त हो रही है। तो मतलब जब वो बिल्कुल। जो हिंदू सेक्युलर देखता है, यार अरे इसमें तो डॉक्टर्स लोग भी शामिल हो गए इसमें, और तमाम लोग हो रहे हैं, तो हिंदूवादी नजरिया। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे मुस्लिम रेडिकलिज्म बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ये जो हिंदू सेकुलर है वो भी चुप होता जाएगा। तो अ, इस दिशा में ये जो पोलराइजेशन है, ये जो हम देख रहे हैं, और ये पोलराइजेशन वॉयलेंस के साथ है, इसमें नॉन वायलेंस नहीं है। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, ये धार्मिक राजनीतिक पोलराइजेशन है। इसमें जो एक बस आखिरी सवाल से फिर बात खत्म करेंगे आप और मैं। मेरा सवाल ये था कि फिर रास्ता क्या है, तो मतलब हम हाँ, इस तो देश को देखें वो कि उसका एक तरफ हाँ, पोलराइज्ड मुस्लिम मुस्लिम है, एक तरफ बहुत हाईली पोलराइज्ड हिंदू हैं, बीच में एग्जैक्टली बहुत सारा वर्ग है एग्जैक्टली। जो
जो किसी तरफ नहीं है, उसको अपना अमन चैन जिंदगी जीनी है, अपनी आजीविका चलानी है, लाइवलीहुड देखना हाँ, है, तो बच्चों को हम पढ़ना है। हमने हमने हमारी जो लीडरशिप है वो अपोजिशन की लीडरशिप भी उस खतरे को नहीं देख रही कि एक बड़ा जो 20-25 करोड़ लोग जो हैं वो अपोजिशन से छिटक रहे हैं, और बीजेपी भी नहीं देख रही कि उसका जो मुकाबला अब आगे चल के होने वाला है वो राहुल गांधी से नहीं होने वाला है। उसका जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का जो वायलेंस है या संगठित विरोध है ग्राउंड लेवल पर, उससे हो सकता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो हम जिस दुनिया की तरफ भारत बढ़ रहा है वो हाईली कम्युनली पोलराइज्ड, मतलब पॉलिटिकली पोलराइज तो चल जाएगा, पर कम्युनली पोलराइज कंट्री के तौर पर हमारी स्थिति क्या होगी, ये बहुत बिल्कुल, बहुत खतरनाक खतरे बात का है। संकेत। जी, जी, जी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा सोच अतिरंजित है, एक्सट्रीमिस्ट सोच हो सकता है, पर मैं जो मुझे नजर आ रहा है मैंने अ, सोचा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी। नहीं, नहीं, ये बहुत बहुत वास्तविक चिंता है श्रवण जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये बहुत ही, उसको बोलते हैं कि टची सा सब्जेक्ट है, इस पे लोग लोग बात करने से दरअसल कतराते हैं, या उसको उसको हम उस इन बातों को दबा के रखते हैं, बातों सोचते हैं कि इस बारे में बात ना करें तो बेहतर है। बट अच्छी बात यह है कि ये भी एक साहस है, और वो एक वास्तविक चिंता है कि इस देश को लेकर और यहाँ के लोगों को लेकर, कि हम एक एक मुल्क फिर भी कैसे बने रहें इन सब के बावजूद। और शायद इस सब के बीच कुछ राजनेताओं को शायद इस बातचीत को जरूर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए हाँ, भी एक तरह जरूर से सुनना चाहिए। वेकअप बिल्कुल। कॉल है कि अगर वो इस समय नहीं जागे, और वो 11 साल से वो भी बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, जब जो जो सत्ता में जो नेता हैं वो जब आपको बार बार फेल कर रहे हैं, और वो बदले की बात कर रहे हैं अपने ही देशवासियों से, अपने ही देशवासियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? और ये सवाल अभी नहीं तो कभी तो पूछा जाएगा, और नहीं पूछेंगे तो अगर देश रहेगा तो ये सवाल पूछे ये जाएंगे। इसकी कंक्लूडिंग लाइन ये है कि बीजेपी मुसलमानों से कहती है कि आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, जी, और अपोजिशन मुस्लिमों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग कर रहा है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसकी है। जैसे हेडलाइन जैसे होती थी, ये उसकी टेल लाइन है इस बातचीत को खत्म करने की। बहुत शुक्रिया श्रवण जी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसको हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।